मिठाई की मिठास और चेहरे पर मुस्कान। भाई दूज का दिन लाए खुशियों की पहचान। भाई बहन का रिश्ता है बड़ा प्यारा, मिलजुल कर दिन को बनाए और भी न्यारा। जी हाँ, इन्हीं पंक्तियों के साथ स्वागत है आप सभी का आज के कार्यक्रम किसान वाणी में। और स्वीकार कीजिए आपके अपने योगेंद्र भैया और मनीष भैया की राम राम। साथ ही आप सभी को हमारी ओर से दीपावली और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। और योगेंद्र भैया, कैसी रही दीपावली आपकी? भैया दीपावली तो हमारी बहुत अच्छी रही और हमें लगता है कि जीएसटी कम होने की वजह से हमारे सभी किसान भाइयों को भी बहुत फायदा मिला है ना। हाँ। दीपावली सबकी बहुत अच्छी रही है और इस साल तो भैया किसान भाइयों की फसल भी बहुत अच्छी आई है। बिल्कुल भैया, और अपने किसान भाइयों की बात यदि आपने निकाली ही है तो आज हम हमारे किसान भाइयों के लिए उत्पादन से जुड़ी बातें करेंगे, जिसका विषय होगा जानिए क्या है किसान उत्पादक संगठन FPO। बिल्कुल। साथ ही आज के हमारे मेहमान क्रम में होंगे आकाश लालवानी जी, कृषि संकाय के व्याख्याता, और जिनसे बातचीत का विषय होगा केंचुआ खाद बनाने की विधि। भेंट करता होंगे मनीष गडकरी। और इन सब के साथ ही होगा लोक संगीत और भजनों के माध्यम से मनोरंजन। तो चलिए करते हैं शुरू। आज की बात करने से पहले सुन लेते हैं यह लोकगीत। बिल्कुल, जिसमें आवाज है राम कुमार प्रजापति की। अरे नाचे जो बब्बर शेर रे, नाचे जो बब्बर शेर रे, अरे मैया की मड़िया में बजे बधैया, नाचे जो बब्बर शेर रे, हाँ नाचे जो बब्बर शेर रे, अरे नाचे जो बब्बर शेर रे, मैया की मड़िया में बजे बधैया, नाचे जो बब्बर शेर रे, नाचे जो बब्बर शेर रे, नाचे जो बब्बर शेर रे, मैया की मड़िया में बजे बधैया, नाचे जो बब्बर शेर रे, नाचे जो बब्बर शेर रे, नाचे जो बब्बर शेर रे, मैया की मड़िया में बजे बधैया, नाचे जो बब्बर शेर रे। अरे जब जे मैया चले समरखा आगे उच के शेर रे, हाँ जब जे मैया चले समरखा आगे उच के शेर रे, अरे मैया मारे पटक पटक के पंजों से फारे शेर रे, नाचे जो बब्बर शेर रे, हाँ नाचे जो बब्बर शेर रे, अरे मैया की मड़िया में बजे बधैया, नाचे जो बब्बर शेर रे, नाचे जो बब्बर शेर रे, नाचे जो बब्बर शेर रे, मैया की मड़िया में बाजे बधैया, नाचे जो बब्बर शेर रे, नाचे जो बब्बर शेर रे, नाचे जो बब्बर शेर रे, मैया की मड़िया में बाजे बधैया, नाचे जो बब्बर शेर रे। अरे जब जे मैया दानव मारे आगे चलबे शेर रे, जब जे मैया दानव मारे आगे चलबे शेर रे, अरे मैया मारे ढाल सांग से, अरे मैया मारे ढांग सांग से थातन फारे शेर रे, नाचे जो बब्बर शेर रे, हाँ नाचे जो बब्बर शेर रे, अरे मैया की मैया में बाजे बधैया, नाचे जो बब्बर शेर रे, नाचे जो बब्बर शेर रे, नाचे जो बब्बर शेर रे, मैया की मड़िया में बाजे बधैया, नाचे जो बब्बर शेर रे, नाचे जो बब्बर शेर रे, नाचे जो बब्बर
जब जे मैया रन में जूझे आगे लड़बे शेर रे, जब जे मैया रन में जूझे आगे लड़बे शेर रे। अरे दीन भगत है दास मात को रक्षा करबे शेर रे, नाचे जो बब्बर शेर रे, नाचे जो बब्बर शेर रे। हाँ मैया की मैया में बजे बधैया, नाचे जो बब्बर शेर रे, नाचे जो बब्बर शेर रे, नाचे जो बब्बर शेर रे। मैया की मैया में बाजे बधैया, नाचे जो बब्बर शेर रे, नाचे जो बब्बर शेर रे, नाचे जो बब्बर शेर रे। मैया की मैया में बाजे बधैया, नाचे जो बब्बर शेर रे। अरे नाचे जो बब्बर शेर रे, हाँ नाचे जो बब्बर शेर रे। अरे मैया की मड़िया में बजे बधैया, नाचे जो बब्बर शेर रे। अरे नाचे जो बब्बर शेर रे, नाचे जो बब्बर शेर रे। मैया की मड़िया में बजे बधैया, नाचे जो बब्बर शेर रे। और आइए किसान भाइयों, अब जुड़ जाते हैं हम हमारी आज की बात से। बहुत ही बढ़िया लोकगीत हमने सुना, तड़कता भड़कता हुआ राम कुमार प्रजापति की आवाज़ में। और किसान भाइयों और मनीष भैया, अब जुड़ते हैं हमारी आज की बात से, जिसका विषय है जानिए क्या है किसान उत्पादक संगठन यानी FPO। किसान भाइयों, किसान उत्पादक संगठन यानी FPO एक ऐसा संगठन है जिसमें छोटे और सीमांत किसान मिलकर उत्पादन, खरीद बिक्री और व्यापार वगैरह सामूहिक रूप से कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये संगठन आमतौर पर कानूनी इकाई के रूप में पंजीकृत होते हैं, जैसे कंपनी अधिनियम या सोसाइटी अधिनियम, ट्रस्ट वगैरह। और इसका उद्देश्य यह है कि किसान व्यक्तिगत रूप से जो कार्य कठिनाई से कर पाते थे, वही कार्य समूह में करने से उन्हें आसानी होती है। बिल्कुल, जैसे कि फसल के सही दाम पाना, बड़े खरीदार से सीधे जुड़ना, बीज उर्वरक खरीद में बेहतर सौदे करना वगैरह। और फिर FPO का मुख्य उद्देश्य यही है कि किसान बीज, उर्वरक, कृषि यंत्र कम कीमत में आसानी से प्राप्त कर सके, जिससे कि उसकी लागत में क्या हो, कमी आए। बिल्कुल, साथ ही बाजार तक किसान की पहुंच, उत्पादन हो जाए और किसान को उसकी फसल का अधिकतम मूल्य मिल जाए, बिचौलियों को कमीशन ना देना पड़े। केवल उत्पादन ही नहीं बल्कि ग्रेडिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, प्रसंस्करण जैसी गतिविधियां भी FPO में शामिल होती हैं। बिल्कुल। और मनीष भैया, ताकि उपज का एक बड़ा मूल्य जो है वो बढ़ सके, है ना, और साथ ही FPO किसानों को तकनीक प्रशिक्षण, वित्त सुविधा और मार्केट की जानकारी भी उपलब्ध कराता है। बिल्कुल। अब सवाल ये है सबसे बड़ा कि आखिर ये FPO काम कैसे करता है। तो किसान भाइयों, FPO के अंतर्गत एक समूह या संगठन के रूप में किसान अपने संसाधनों यानी भूमि, श्रम, अनुभव वगैरह साझा करते हैं। संगठन के माध्यम से वे संसाधन खरीदते हैं, उत्पादन करते हैं और उपज को मिलकर बेचते हैं। बिल्कुल। और जो भी लाभ होता है तो उसे सब मिलकर नियम नीति के हिसाब से संगठन के माध्यम से आपस में बांट भी लेते हैं। जी। सरकार न सिर्फ इनको प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान और समर्थन देती है, बल्कि नीति निर्माण में भी इनकी मदद करती है। और किसान भाइयों, यदि हम बात करें कि FPO के लाभ की, तो किसान भाइयों इसमें सबसे बड़ा लाभ तो यही है कि हमारी लागत में कमी आती है, साथ ही बेहतर मूल्य की प्राप्ति होती है, किसानों को भटकना नहीं पड़ता और बाजार में जोखिम की कमी आती है। बिल्कुल। जो जोखिम यदि है भी तो वह सभी सदस्य किसानों में विभाजित हो जाती है, तो कम आ जाता है ना। हाँ। स्वाभाविक सी बात है कि जितना यदि मान लीजिए थोड़ा बहुत नुकसान हो भी गया, तो जब बहुत सारे किसानों में विभाजित होगा तो वो बहुत कम किसान भाइयों को कम हाँ। नुकसान होगा। बिल्कुल जी। लेकिन अब यदि हम FPO की कुछ चुनौतियों के बारे में बात करें जिनका सामना FPO को करना पड़ता है, जैसे कि वित्तीय संसाधन की कमी, पर्याप्त पूंजी ना होना, कार्यशील धन की कमी, और जो किसान संगठन को अनुभव नहीं है
उनमें व्यवसाय प्रबंधन की कमी, यदि नया नया कोई किसान संगठन बना है तो उनमें व्यवसाय प्रबंधन की कमी पाई जाती है। नए संगठनों के पास अच्छे क्रेता की पहुंच भी नहीं बन पाती है और फिर भंडारण और परिवहन में भी उनको समस्या आ सकती है। योगेंद्र भैया, इसीलिए तो सरकार की ओर से एफपीओ के गठन के समर्थन के लिए लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ नामक एजेंसी को बनाया गया है। बिल्कुल। साथ ही राज्य व केंद्र सरकार की ओर से विभिन्न प्रशिक्षण की व्यवस्था करवाई जा रही है और वित्तीय सहायता भी एफपीओ को दी जा रही है। बिल्कुल। एफपीओ मॉडल विशेष रूप से उन किसानों के लिए महत्वपूर्ण है जिनकी खेती छोटी व सीमित है, संसाधन कम है और वे अकेले बड़ी बिक्री, बड़े सौदे नहीं कर पाते हैं। यदि प्रबंधन अच्छा हो तो एफपीओ के माध्यम से किसानों की आय को और अधिक बढ़ाया जा सकता है। तो भैया, ये तो हुई हमारी आज की बात। जानिए क्या है एफपीओ, और आइए एक बार फिर जुड़ जाते हैं मनोरंजन क्रम से और सुन लेते हैं यह लोकगीत। चलिए। मोसे कछु का तन बने ना देवरनिया कसम धराए मोसे कछु का तन बने ना हमसे कहे ना जाए राजा तोरे विश्वर बेना अब तो दिन पहाड़ से
और किसान भाइयों, आइए अब जुड़ जाते हैं हम हमारे मेहमान क्रम से। जी हाँ, आज के हमारे मेहमान में आज हैं कृषि संकाय के व्याख्याता आकाश लालवानी जी, और इनसे बातचीत कर रहे हैं मनीष गडकरी, और भेंटवार्ता का विषय है केंचुआ खाद बनाने की विधि। तो चलिए सुनते हैं ये भेंटवार्ता। किसान भाइयों, आज के मेहमान क्रम में आज हमारे साथ हैं कृषि मृदा विज्ञान विषय से स्नातकोत्तर जनजातीय कार्य विभाग में कृषि संकाय के व्याख्याता आकाश लालवानी जी। लालवानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सभी किसान भाइयों की ओर से आपको हमारी राम राम। राम राम मेरी तरफ से भी सभी किसान भाइयों को। और लालवानी जी, सबसे पहला जो है आज हम आपसे जो बात करने वाले हैं वो केंचुआ खाद बनाने की विधि पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बताइए कि केंचुआ खाद क्या है? एक्चुअली केंचुआ खाद कोई नई मेथड नहीं है, ये पहले से ही हमारे किसान भाई अक्सर जब हम रासायनिक यूरिया और इन सब का रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं करते थे तो केंचुआ नेचुरली फॉर्म में हमारे खेतों में मिलता था। जब भी हम बखराई करते थे तो केंचुआ हमको मिलता था। लेकिन जैसे जैसे रसायन का प्रयोग बढ़ा वैसे वैसे केंचुआ खत्म होते गया। तो अब इस चीज को खेत में न डाके हम सीधा हमने केंचुआ खाद बनाने की एक विधि है जो कई दशकों से चली आ रही है, उसका प्रशिक्षण हम देते हैं और बहुत सारे किसान इससे लाभान्वित होते हैं। तो मूलतः ये है कि किसान एक ब्रीड होती है आइसिना फेटिटा जो हाइब्रिड ब्रीड है, इस केंचुए का प्रयोग करके अपने खेत के पास ही जहाँ गाय हो भैंस हो जहाँ वो गोबर डालता है वहां पे केंचुए को छोड़ देता है और पर्याप्त नमी और थोड़ी सी देखभाल के साथ ही ये केंचुआ खाद 40 से 45 दिन में मिल जाती है उसको, और इसके बाद ये लगातार साइकिल के रूप में उसे मिलती है और उसका प्रयोग वो अपने खेतों में लगातार कर सकता है, जिससे कहीं ना कहीं उसके जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी तो वहीं उसकी आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी और उसकी लागत में कमी आएगी। सबसे बड़ी बात लागत में कमी। तो डॉक्टर लालवानी जी, ये बताइए कि सबसे पहले इस खाद बनाने की विधि क्या है? ये बहुत ही सामान्य विधि, इसके लिए कोई बहुत बड़ा प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता नहीं है। एक छोटे से 1x1, 1x2 का जो एक लंबा सा टाका बना लेते हैं हम, या ना हो तो एक पॉलिथीन से एक टाका रूप का शेप दे देते हैं ताकि हम उसमें गोबर रख सके और गोबर में केंचुआ डाल सके। अच्छा। अगर केंचुआ एक जगह रहेगा तो वो वहीं बनाएगा, नहीं तो वो फैल जाएगा। तो केंचुआ एक जगह रहे इसलिए हम चाहते हैं कि एक शेप दे दिया जाता है, केंचुआ वहां पे गोबर को खाद के रूप में परिवर्तित करे, और ये 24 घंटे चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे ही हम गोबर को उसमें डाल देते हैं, चेक कर लेते हैं 5-6 दिन में कि ठंडा है कि नहीं है गोबर। यदि उसमें मीथेन होगी तो हमें उसे पहले ठंडा करना पड़ेगा। जैसे ही पानी डाल के हम ठंडा कर लेंगे उस गोबर में, उसके बाद हम केंचुआ उसमें रिलीज कर देते हैं और उसके लगभग 10-12 दिन के अंदर हमको ऊपर थोड़ी खाद मिलना चालू हो जाती है। लगभग 40-45 दिन के अंदर हम काफी सारी खाद निकालना चालू कर देते हैं और लगभग 1.5 से 2 महीने के अंदर एक पूरा जो लॉट है पूरा बनके तैयार हो जाता है। और ये डिपेंड करता है केंचुए की मात्रा कितनी है। तो इस प्रकार हम देखें तो लगभग 2 महीने के अंदर खाद एक साइकिल बन जाती है। अच्छा, इसके लिए कुछ विशेष प्रजाति के केंचुए लिए जाते हैं और ये केंचुए कहाँ उपलब्ध होते हैं? देखिए, आइसिना फेटिटा एक हाइब्रिड वैरायटी है जो केवल गोबर खाती है 90% और 10% मिट्टी खाती है। हमारे जो देसी केंचुए होते हैं ये 90% मिट्टी खाता है और 10% गोबर खाते हैं। अच्छा। तो हमें जो चाहिए गोबर से यदि हम वर्मी कंपोस्ट बनाना है तो हमें आइसिना फेटिटा चाहिए जो लोकल आसपास की केवीके में मिल जाते हैं। बहुत सारे प्रगतिशील कृषि विज्ञान केंद्रों में मिल जाते हैं, प्रगतिशील किसान है उनके पास मिल जाते हैं। यहाँ कृषि विभाग के लगभग सभी ब्लॉक में 5 या 6 जगह तो इसका कहीं ना कहीं किसी न किसी के पास तो ये मिल जाता है और बाजार में बाकी लोग जो इसका व्यवसायीकरण करते हैं, व्यवसाय के रूप में अपनाते हैं, वो इनको बेचते भी हैं। तो ये कोई असंभव नहीं है, आसपास हमको ये चीज आसानी से मिल जाती है। अच्छा लालवानी जी, ये बताइए कि जिनको इसका प्रशिक्षण प्राप्त करना है तो हमारे शासन की तरफ से कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर हमारे किसान भाई इसका प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं? छिंदवाड़ा जिले की मैं बात करूँ तो कृषि विज्ञान केंद्र में, बेलाखारी कृषि विज्ञान केंद्र में और हॉर्टिकल्चर कॉलेज छिंदवाड़ा में सामान्यतः नेचुरली इनके प्रशिक्षण लगातार दिए जा सकते हैं। उसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र जबलपुर में जैविक खेती को लेकर एक बहुत बड़ी यूनिट काम कर रही है, वहां पर भी लगातार प्रशिक्षण दिए जाते हैं। कुछ एनजीओ के माध्यम से गांव-गांव में जाकर प्रशिक्षण दिए जाते हैं। तो वहीं अभी कुछ लोगों ने कुछ
प्राकृतिक खेती को लेकर जो केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाएं चल रही हैं, उसके अंतर्गत आत्मा परियोजना के अंतर्गत भी इसके प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। अच्छा, ये जैसे कुछ किसान भाई यदि प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो उनको छिंदवाड़ा में मतलब लोकल में कहाँ या उनके गांव में भी प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध है क्या? हाँ, यदि वो अपने कृषि विभाग के अधिकारियों से यदि बात करें तो वो आसानी से, जो एरिया एग्रीकल्चर ऑफिसर है, वो आसानी से उनको प्रशिक्षण दे सकते हैं, उन्हें केचुआ उपलब्ध करा सकते हैं। और ये कोई बहुत बड़ा इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं है, 1-2 घंटे के प्रशिक्षण में कोई भी व्यक्ति सीख सकता है। अच्छा लालवानी जी, ये बताइए कि हमारे जो कुछ किसान भाई हैं इसका व्यवसाय करना चाहते हैं, केचुआ खाद का व्यवसाय, तो केचुआ खाद का व्यवसाय भी होता है क्या और इसके लिए क्या मतलब सुविधाएं हैं? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। मेरे कई परिचित लोग हैं जो हमसे बोलते हैं कि आप केचुआ खाद हमें उपलब्ध करा दीजिए, किसके पास है, किस किसान के पास मिलते हैं? पैकेट तो 10 से 15 रुपए किलो के हिसाब से पैकेट मिलते हैं। और उसके बाद 1-2 किलो की बात हो तो हमें गार्डनिंग के लिए समझ में आता है। लेकिन जितने भी सब्जी वाले किसान होते हैं जो सब्जी उगाते हैं, उनको केचुआ खाद लगातार लगती है, तो वो अक्सर डिमांड करते हैं। तो छिंदवाड़ा जिले या आसपास के जिलों से भी केचुआ खाद बुलाते हैं। जैसे मुझे पिछले बार बताया गया, एक किसान से बात कर रहा था तो उन्होंने लगभग 10 से 12 टन खाद नागपुर से बुलवाई। तो इतनी खाद की डिमांड एक किसान की है। तो यदि हम पूरे जिले की बात करें तो एक ये उभरता हुआ नया व्यवसाय है। यदि आपके पास पर्याप्त गोधन है, गोबर की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, तो ये व्यवसाय आपको करना चाहिए। बहुत कम लागत में और लगातार चलने वाला व्यवसाय, इसमें किसी प्रकार का कोई भी घाटा नहीं है। अच्छा, ये बहुत सारी बातें तो आपने लालवानी जी हमें बताई, लेकिन हमें एक और बात ये जानना, हमारे किसान भाइयों को जानना है कि केचुआ खाद का इस्तेमाल क्यों करें? देखिए, एक बात यह है कि अभी हम जितनी भी रासायनिक उर्वरक डाल रहे हैं वो मैक्सिमम जो होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं। जैसे यूरिया हम डालते हैं तो 20% हमारी पौधे को मिलता है, बाकी सब पानी की तरह बह जाता है। और उसको हम एक बार डालते हैं, हर सीजन में डालना है। हाँ। उसके जस्ट उलट हमारी जो वर्मी कंपोस्ट है, एक बार डालते हैं तो उसका प्रभाव 3 से 4 साल तक मिनिमम रहता है। अच्छा। और हम यदि यूरिया डालते हैं तो केवल उसमें हमको क्या मिलेगा, नाइट्रोजन 46% मिलेगा। लेकिन जैसे ही हम उसमें वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करते हैं, जैविक खाद का प्रयोग करते हैं, तो उसमें 16-17 जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट है सारे एक साथ मिलते हैं। और हमारी मृदा के स्वास्थ्य में सुधार भी बिल्कुल, मृदा की स्वास्थ्य में सुधार होगा, उसमें जीवांश पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी और कहीं ना कहीं आप ये देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पे हमको पनपने को दिखाई देगा। तो लालवानी जी, आज आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हमारे किसान भाइयों को बताई है। ऐसी कोई बात जो मैं प्रश्न नहीं पूछ पाया और आप हमारे किसान भाइयों को बताना चाहते हैं, ऐसी कोई बात छूट गई हो तो कृपया बताइए। मेरा यही बस सभी किसान भाइयों से कहना है कि केचुआ खाद बहुत सरल है बनाना। आसपास आपको थोड़ा सा केचुआ देखना है, कहीं से भी आप पता कर सकते हैं, केचुआ आपको आसानी से मिल जाएगा। और यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो जिस घूड़े में आप केवल गोबर डाले वहां थोड़ा सा केचुआ ले जाकर छोड़ दो, समय समय पर पानी डालते रहो, केचुआ अपना खाद खुद बनाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। इससे न केवल आपकी मृदा सुधरेगी, आपकी जो किसान आपकी लागत है, कृषि लागत में कमी होगी, आप जो उत्पादन करेंगे वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बिल्कुल, और आज आप हमारे इस कार्यक्रम में और हमारे किसान भाइयों को बहुत ही अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी किसान भाइयों की ओर से आपको हमारी राम राम। मेरी तरफ से भी सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत राम राम। किसान भाइयों, अभी आपने मेहमान क्रम के अंतर्गत सुना कृषि संकाय के व्याख्याता आकाश लालवानी जी से भेंटवार्ता, जिसका विषय था केचुआ खाद बनाने की विधि। और आइए अब जुड़ जाते हैं एक बार फिर मनोरंजन क्रम से और लोकगीत एक बढ़िया सा सुन लेते हैं, जिसमें आवाज़ है देसराज पटेरिया की। के ओ दद्दा, अरे ओ दद्दा, ओ दद्दा कहाँ के आए बराती, ओ दद्दा कहाँ के आए बराती, ओ दद्दा कहाँ के आए बराती, हाँ दद्दा कहाँ के आए बराती। अरे मस्कर आवत पाती, ये दद्दा मस्कर आवत पाती, हाँ हाँ कहाँ के आए बराती, ओ दद्दा कहाँ के आए बराती, ओ दद्दा
कैसो पुत नाच जे कर रहे, कैसो पुत नाच जे कर रहे, हाँ पुत नाच जे कैसो पुत नाच जे कर रहे। मोरी फट रही छाती ओ दद्दा, मोरी फट रही छाती ओ दद्दा, ओ दद्दा, ओ दद्दा कहाँ के आए बराती, ओ दद्दा कहाँ के आए बराती। और मनीष भैया, इतना बढ़िया लोकगीत हमने सुना, क्योंकि आपको भी पता है कि अब दीपावली हो गई है और तुलसी ग्यारस आ रही है ना। बिल्कुल भी, यानी तुलसी ग्यारस के बाद बिल्कुल विवाह शुरू हो जाएंगे, शादी विवाह का समय आ जाएगा। और जब बाराती आते हैं तो क्या स्थितियां बनती है, इसके बारे में हमने इतनी बढ़िया जो है लोकगीत सुना। अच्छा। और आइए एक बार फिर हम मनोरंजन क्रम से जुड़ते हैं, और आज है गुरुवार, तो क्यों ना सतीश भाटिया की आवाज़ में एक बढ़िया सा हम लोक भजन सुन लेते हैं। बिल्कुल। और किसान भाइयों, इतना बढ़िया मधुर भजन हमने सुना, और देखिए पता ही नहीं चला कब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। और दीपावली का आज आखिरी दिन, जो हम 5 दिवसीय त्यौहार मनाते हैं दीपावली, तो आज भाई दूज भी हो गया। एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की, भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। और मनीष भैया, अब हम अपने किसान भाइयों से विदा ले लें। बिल्कुल। तो मैं योगेंद्र भैया और मैं मनीष भैया कहते हैं राम राम, जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।